जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 17 फरवरी के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में 17 फरवरी यानी पहले दिन ही मैथ का एग्ज़ाम रखा गया है। तो ऐसे में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 17 फरवरी 2022 को पूछे जाने वाले मैथ का ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 17 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और ऑप्शन डी में दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 51 कहता है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान यदि ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो एक आसान सा फॉर्मूला आता है, उसी का यूज कीजिएगा। वो होता है मात बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कुल प्रेक्षणों की संख्याओं का योग और बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले माध्य का मान जितना क्वेश्चन में दिया गया है तो माध्य के बदले में हम 10 लिखेंगे। उसके बाद में सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स का मतलब सभी संख्याओं का जोड़। जैसे 6 है तो लिखेंगे 6, प्लस 8 है तो लिखेंगे 8, प्लस 9 है, प्लस में एक्स है, प्लस में है दोस्तों 13 और एन का मतलब नंबर, यानी ये टोटल कितना नंबर है तो टोटल नंबर 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी 8, 6, 9 और 13 को जोड़ लेंगे तो ये हमारा 36 प्लस 1 आ जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पे हम 10 में यदि 5 ना कर देंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखेंगे 50 तो प्लस यहाँ पे जो 36 आप सभी देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये -36 हो जाएगा। और आप सभी को बता दें कि 50 में से 36 घटता है ना जी, तो क्वेश्चन का सही जवाब 14 आ जाएगा और 14 ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। यानी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का मान हमें दोगुना कर देना है। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इतना तो आप सभी को मालूम होगा। लेकिन अब हमें बनाना है 1/3 के बदले में हम तो 1/3 ही लिखेंगे, पाई के बदले में पाई लिखना है। लेकिन आर स्क्वायर के बदले में हमें करना है 2r का स्क्वायर, क्योंकि इसे में दोगुना कर रहे हैं। और एच के बदले में लिखना है 2h, यानी ऊंचाई भी दोगुना कर दिए हैं। अब ये 1/3 पाई का पाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 और 4 में यदि आप 2 से न कर दें तो 4 दूनी 8 आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो पहले वाला जो शंकु का आयतन हुआ करता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, ये हो गया है 8 गुना ज़्यादा, इसलिए इसका आयतन कितना गुना बढ़ गया है तो 8 गुना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित वितरण के लिए डॉट डॉट यहाँ पे बहुत ही एक बड़े वर्ग अंतराल के साथ ब्रह्मवर्ता का एक वितरण दे दिया गया है। हमसे पूछा गया कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। देखिए, बहुलक ज्ञात करने का आसान तरीका क्या होता है कि ब्रह्मवर्ता में जो सबसे अधिक संख्या होती है ना उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे बहुलक के लिए पूछा जाता तो 22 आंसर होता, लेकिन बहुलक नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। तो बहुलक इस क्वेश्चन का 22 होगा, इसका बहुलक वर्ग कितना है तो 15 से 20 है। तो 15 से 20 में 20 इस संख्या का उच्च सीमा है और 15 इस बहुलक का निम्न सीमा है। तो इस बहुलक का निम्न सीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आलेख के माध्यम से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक तो ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन मीम अर्थात माध्य को हम आलेख के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 को देख लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन 55 कहता है कि दो घन की आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि घन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो भुजा का क्यू होता है। यदि हमें केवल भुजा ज्ञात करना है, कोर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो क्यू आप देख पा रहे हैं स्क्वायर के बदले रूप में, तो ये आपका रूट में क्यू हो जाएगा, यानी क्यू रूट अंडर 1 होगा, अनुपात क्यू रूट अंडर 27 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 × 1, उसी प्रकार से 27 को लिख सकते हैं 3×3 = 9, 9×3 = 27 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे कि 1 का एक आपका रूट से निकल जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 रूट से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1/3 आ जाएगा। 1/3 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा, 1/3। उसके बाद में कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। जाहिर सी बात है, tan में 1 डिग्री का मान कितना डिग्री का होता है, तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 45 डिग्री। उसके बाद में कहता है कि एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि √3/4 लिखेंगे, भुजा का मान तो क्वेश्चन में x दे रखा है, तो x का स्क्वायर कर देंगे, यानी क्वेश्चन का सही जवाब √3/4 भुजा का स्क्वायर के बदले में x का स्क्वायर होगा। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। क्वेश्चन 58 कहता है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से अच्छी तरीके से फेंटकर उसमें से एक पत्ता दीक्षा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि वह पत्ता रानी होगा। आप सभी को बता दें कि पूरे टोटल ताश के पत्तों में रानी की अनुकूल परिणामों की संख्या 4 होती है और कुल परिणामों की संख्या 52 होती है। ठीक है जी, कुल परिणामों की संख्या 52 हो गया, और रानी आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी 1/13 मरतबे कट जाएगा, तो 1/13 डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि P × E बराबर 0.08 दिया गया है तो P × E डैश बराबर क्या होगा। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी घटना की प्रयोक्ता 0.08 दिया गया है, तो इसी घटना को नहीं होने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आसान फार्मूला 1 - P × E हो जाएगा। ठीक है जी, यानी 1 - P × E का मान यदि आप देखें तो 0.08 दे रखा है। अब यहाँ पे एक में से 0.08 को घटा लेना है। आसान तरीके से घटाइएगा तो 0.92 आता है। यदि आपको घटाने नहीं आता है तो ऐसे कीजिएगा, हम एक के बाद में दशमलव जीरो तो लिख ही सकते हैं। ठीक है जी, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, ये 9 बच गया, तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही 9 बचेगा, दशमलव को दशमलव लिखेंगे, ये तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि हम दशमलव इसे हम इकाई ले लिए हैं, तो ये आपका 0 का 0 होगा। यानी जब इसे घटा दीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 0.92 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है 0.92। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि आप टी को याद रखेंगे तो ऊपर जो भी दिया जाता है tan स्क्वायर थीटा दिया जाएगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा आएगा। यदि वहाँ पे cot स्क्वायर थीटा दिया जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा आएगा। यदि यहाँ पे दिया गया tan स्क्वायर थीटा, तो हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन के माध्यम से बता देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का एक आसान फार्मूला आता है, वह होता है sec स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला आता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, होता है ना जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि sec स्क्वायर थीटा के बदले में आप 1/cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले में 1/sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, तो वहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। अब ये जो भागा में देख पा रहे हैं, इसे गुना में चेंज कर देना है, आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा और गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला एक नीचे आ जाएगा, एक से एक हट जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा होगा। और आप सभी को बता दें कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो वो होता है tan स्क्वायर थीटा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा।
अगला सवाल में कहा गया है कि 0.5 पे रेखीय अर्थात बार दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कोई भी संख्या 0.5 के बाद में रेखीय अर्थात बार दिया गया हो तो उसको उतना लिख देना है। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं बट्टा में उतना 9 लिखना है। तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या 5 था, इसलिए सही जवाब 5/9 होगा। इसके बाद में अगला सवाल कहता है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा। तो यहाँ पे 2x² दिया गया, नहीं x पे घातों की संख्या कितना है जी, तो 2 है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। और ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। अगला सवाल ये पूछा गया है कि √7 कौन सी संख्या है। याद रखिएगा √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए कि x × x² प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x² में x से गुना कर देंगे तो ये x का क्यूब हो जाएगा, और 2x में x गुना करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा। तो x³ प्लस 2x² ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 65 को देखिए कि 28 तथा 72 का मसा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 और 72 का हमें मसा ज्ञात करना है, तो इसका मसा क्या होता है, आइए आसानी तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी संख्याओं को मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ता है। 28 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिरका, हालांकि ऐसे तरह नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं 7 चौका 28 कर लेते हैं, ठीक है जी, 7 चौका 28 हो गया है। 72 का हम ऐसा ही करेंगे कि 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 28 चौका 72। वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन आती है वही हमारा मसा यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हो जाता है। तो दोनों में यहाँ पे कॉमन 4 आ रही है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा 4। उसके बाद में कहता है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए शून्य का योग कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो शून्य का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। b का मान यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो माइनस इंटू माइनस हम 1 लिखेंगे। a का मान भी 1 है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगा, और 1 में यदि हम 1 से भाग लगा देंगे तो भी 1 होगा। इस प्रकार का ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 67 कहता है कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे ना जी, तो स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, और यहाँ पे है -2, ठीक है। तो 2 में से 2 जब घटा देते हैं तो 0 ना आता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 0। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 68 क्या कहता है कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 हो और 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल होंगे। तो यहाँ पे हल कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है, ठीक है। इसे हम कटाने के लिए यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, और 3x माइनस 2y दिया गया है, तो यहाँ पे 2y लिखेंगे, बराबर है 4, तो 4 कर देंगे, इसमें हम 1 गुना करेंगे। यदि हम इसमें 2 गुना कर दें तो ये 2x हो जाता, ये होता ये 2 हो जाता, ये 6 हो जाता, ये दोनों आपस में कट जाता, तो 3 और 2 5x हो जाता, ठीक है जी। और यहाँ पे 6 और 4 यहाँ पे 10 होता था, 5 दूनी 10 यानी x का मान 2 आ जाता। तो x का मान 2 और y का मान ज्ञात कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर सवाल को देख लीजिए कि यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो होता है वो c/a होता है। c का मान यहाँ पे -6 दिया गया, तो -6 लिखेंगे। a का मान कुछ भी नहीं देने के कारण हम 1 मानेंगे। -6 में यदि 1 से भाग लगा देंगे तो भी हमारा -6 ही होगा। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए। क्वेश्चन 70 कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस 300 का विविक्तर क्या होगा। जब भी आपसे विविक्तर, विवेचक या प्रकृति का मान पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए कि आपसे d का मान पूछा गया है, और d ज्ञात करने का आसान फार्मूला b² माइनस 4ac होता है, ठीक है जी। अब b का जो मान है वो -5 है, तो आप लिखेंगे -5 के स्क्वायर -4 गुने हमें चाहिए a का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए c का मान, और c का मान दोस्तों माइनस में 300 दिया गया है।
अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 जाएगा, ठीक है जी। और ये अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस में गुना होगा तो ये प्लस जाएगा। और 300 में यदि आप 4 गुना करेंगे तो 4 तियाँ ये हो जाएगा 1200। और आप सभी को बता दें कि 1200 में यदि हम 25 स्क्वायर करेंगे तो ये 1225 जाएगा। अब आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1225 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 71 कहता है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सारवंतर अर्थात डी का मान पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला A2 - A1 होता है, ठीक है जी। A2 का मान यहाँ पे 50 है, तो 50 को हम सभी तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 को कैसे करते हैं, तो 5 25, 25 दूनी होती है जी 50। और -A1 का मान, तो A1 का मान √18 है, तो √18 को हम ऐसे लिखेंगे कि 3 तिहाई 9, 9 दूना लिखेंगे 18। ये तो आप सभी कर ही सकते हैं, कर सकते हैं जी। डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में बचेगा केवल 2। डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में केवल 2 बचेगा, ठीक है जी। अब देखिए 5 √2 में से 3 √2 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि 2 √2 ही आएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में 2 √2 दिया जा चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 72 में कहता है कि यदि y² + 1/y² बराबर 14 हो तो y + 1/y बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे a + b वाले फॉर्मूला पे तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो आप 14 देख पा रहे हैं, 14 में आपको 2ab के फलस्वरूप 2 को ऐड करना होगा, तो 14 और 2 कितना होता है जी, 16 होता है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 16। अगला सवाल कहते हैं यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पहला पद का मान पूछा गया है, तो 6 और n के बदले में हम 1 रखेंगे, -2 कर देंगे, तो ये 6 - 2 बराबर कितना आता है जी, 4 आता है। यानी क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा जो ए का मान, प्रथम पद ए का जो मान होगा वो 4 होगा। कैसे ज्ञात किए हैं, तो इनके बदले में हमने 1 रखा, तो 6 में इतना किए तो 6 और 6 में से 2 घटा लिए हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी यानी 4 आ गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 74 में कहता है कि बिंदु -6,10 का कोटि का मान क्या होगा। जब भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में कोटि और भुज का मान पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। कोटि का मान पूछा जाए तो दूसरा वाला आंसर यानी 10 हो जाएगा, भुज का मान पूछा जाएगा तो -6 यानी पहला वाला आंसर हो जाएगा। और याद है मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछ ही लिया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए। कहता है कि sec² a - tan² a का मान क्या होगा। आप सभी को तो फार्मूला मालूम होगा कि sec² थीटा - tan² थीटा का मान 1 होता है ना जी। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। अगला सवाल 76 नंबर सवाल कहता है यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर क्या हो जाएगा। समांतर श्रेणी में होने के लिए हमें d ज्ञात करना पड़ता है, और d ज्ञात करने का आसान फार्मूला क्या होता है, तो a2 - a1 होता है। a2 का मान y है, a1 का मान x है तो x लिखेंगे, बराबर में लिखना होता है y3 - a2, तो y3 का मान यहाँ पे z है तो z लिखेंगे, और y2 का मान y है तो यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कि y को हमने y लिखा, ये जो -y आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बराबर किधर आएगा ना जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +y, यहाँ पे है z, और ये जो आप -x देख पा रही हैं इधर आकर ये +x हो जाएगा। y में y को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, यहाँ पे z + x का ज्यों का त्यों लिखेंगे। यदि हम y बराबर लिख दें z + x तो 2 यहाँ पे आप जो गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, यानी y का जो मान होगा ना जी z + x/2 होगा। z + x/2 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि sin a × cosec a का मान क्या होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि sin a का फार्मूला p/h होता है, गुने cosec a का फार्मूला h/p होता है। h से h 1 मरते कटेगा, p से p 1 मरते कटेगा, और 1 से 1 कटेगा 1 मरतबे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा। या आप ऐसे ज्ञात किए होंगे कि sin थीटा गुने cosec थीटा का मान तो 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन
ये हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा मैट्रिक एग्जाम 2022 का संपूर्ण सिलेबस के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।